हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक जिसको कि हम हमेशा पढ़ना चाहते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सीबीएसई ने भी इस चैप्टर को बहुत ही इलाबोरेट करके दिया है, लेकिन बहुत ही सरल सब चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इससे बड़ा जो चैप्टर था वो लाइफ प्रोसेस का था, काफ़ी टॉपिक्स थे, एक्सक्रीशन, साथ में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे जो कि अपने आप में एक एक चैप्टर होते थे। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल चैप्टर जिसको कि हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से रिप्रोडक्शन के मेथड्स को अप्लाई करते हैं और यह रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है प्रत्येक जीवित जीव के लिए। ध्यान रहे, जीवित जीव जो हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन यदि है इसका मतलब क्या है, वो जीवित हैं और यह क्या है कि अपनी संतति बनाने के लिए, साथ में अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है कि रिप्रोडक्शन हो। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा एनिमल हो, सभी रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी संतति पैदा करते हैं। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए आज। तो आज हम रिप्रोडक्शन को पढ़ा रहे हैं, आप इसको समझें और यह ध्यान रखें कि आज इस चैनल पे जो हमारे नए हैं व्यूअर्स, वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस लाइव क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर द बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, बच्चे पैदा होते हैं जो कि क्या होता है, अपने पेरेंट्स से क्या है, सिमिलर कैरेक्टर के होते हैं और उनमें क्या है, वह कैरेक्टर जो पाए जाएंगे वह क्या होंगे, वह माता पिता के जो गुण होंगे वह उसमें देखे जाएंगे। यह चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यह बात यहाँ होना चाहिए कि कोई भी रिप्रोडक्शन होगा, हर जीव जो है, जैसे मान लीजिए कुत्ता है तो कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली है तो बिल्ली को देगा, उल्लू है तो उल्लू को देगा, गधा है तो गधे को देगा, घोड़ा है तो घोड़े को देगा, मानव है तो मानव को जन्म देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी को जन्म दे दे। यह प्रकृति के माध्यम से फिक्स है कि जो व्यक्ति है यदि रिप्रोड्यूस कर रहा है वो अपने जैसा ही पैदा करने की क्षमता रखता है। तो यह रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी यहाँ पर चीज़ है रिप्रोडक्शन के माध्यम से, मैंने आपको समझाया कि ये रिप्रोडक्शन जो है वह प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब अपनी संतति को पैदा करना। अब यहाँ पे क्या है, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नीडेड नो रिप्रोडक्शन टू मेंटेन द लाइफ बट इट इज द नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ द ईच स्पीसीज। जो बात मैंने आपको बताई थी कि कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ द ईच स्पीसीज, मतलब प्रत्येक जीव जो है अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए क्या है, यह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जिससे कि क्या है, उनकी सर्वाइवल बनी रहे, वह प्रकृति में एक अपने स्पीसीज को कायम रख सकें। इस चीज़ के लिए रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब इसमें क्या है कि यह क्या है, सो एन ऑर्गेनिज्म स्पेंड एनर्जी टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, और बहुत सी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है उसमें लगाते हैं कि उनके जो है जो इंडिविजुअल्स पैदा हो और उनकी स्पीसीज जो है वो बरकरार बनी रहे। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वह क्या है, रिप्रोड्यूस करता है कि वह उसकी स्पीसीज, उसकी जनजाति जो है वो चलती रहे। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या जो व्यक्ति है, जो चीज़ है, वह अपने जैसा पैदा कर रही है, एग्जैक्ट कॉपी बना रही है? तो उसका आंसर होता है यस।
अब यहां पर देख रहे हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। हमें यह पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और वह कहां से आता है। ये मान लीजिए सेल है, ये क्या है, इसके बाद ये सेल है, ये क्रोमोसोम हो गया, और क्रोमोसोम के बाद क्या है कि पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर आ गया। और डीएनए के अंदर क्या होता है कि यह देखने को मिलता है ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो बॉडी को बनाने का कार्य करते हैं। तो यह बात ध्यान रहे अच्छी तरीके से कि जितना भी हमारा आनुवंशिक मैटर है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है, वह क्रोमोसोम के माध्यम से क्या है, डीएनए है। और डीएनए में जो देखा जाता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। वह क्या करता है कि ब्लूप्रिंट जो है, ब्लूप्रिंट मतलब ये जो चीज़ें हैं इसको मेंटेन करने के लिए यह ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है उसको मेंटेन करेंगे। और बॉडी का जो डिज़ाइन है, बॉडी डिजाइन दैट द इनहेरिटेंस पेरेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके जो डिज़ाइन होगा, उसका जो फेस होगा, उसका कैरेक्टर होगा, उसके जो स्वरूप होगा, वह किसके, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वह डीएनए के माध्यम से है। और यह डीएनए जो है उसके जो ये डीएनए, ये क्या है, प्रोटीन, और ये क्या, बॉडी डिज़ाइन। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं जेनेटिकल, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, वो क्या है, डीएनए के माध्यम से आ रहे हैं। डीएनए का जो काम है वो क्या है, प्रोटीन का बनाना, और प्रोटीन से क्या है, बॉडी का डिज़ाइन बनाना। यह चीज़ बहुत ही क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ क्या है, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी द मेड। इट लीड्स टू change the body design. Therefore, creation of a DNA copy is the basic event in the reproduction. जो क्या है, डीएनए का कॉपी जो बनाना है वो उसका क्या है, बेसिक जो काम है वह क्या है, वो इवेंट है उसका, किसका, रिप्रोडक्शन का। तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी जीव यदि अपने जैसा पैदा कर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डीएनए का है। डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी की डिज़ाइन बनती है। और यही जो काम है वह क्या है, बेसिक इवेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, उसी चीज़ को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये डीएनए है। डीएनए से क्या हुआ, डीएनए जो है वो ये पूरा का पूरा दिखा रहा है, ये क्या है, रीफोल्डिंग हो रही है, एक नया डीएनए इसके संग अटैच होकर के एक नया क्या है, कैरेक्टर का नया वेरिएशन का दिखाई देता है। आप देखो समाज में हम लोग अपने घर पे देखें, हम मम्मी पापा जो हैं हो गए, उसके बाद भाई बहन हो गए, सबके क्या है, एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन क्या है, सबके में क्या है, वेरिएशन क्रिएट होता है। सबके फेस जो हैं थोड़े बहुत मिलते हुए हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है कि जो न्यू बेसिक जो पेरेंटल डीएनए वो तो रहेगा ही रहेगा, एक जो होगा डीएनए वो क्या होगा, साइड में न्यू डीएनए अटैच होता है, जिसके माध्यम से क्या है, इलस्ट्रेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है, विभिन्नताएं जो हैं वह किस तरीके से हैं, वह देखी जाती हैं कि पूर्ण रूप से इस तरीके से दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर का दिया, ये ग्रीन और रेड है। अब क्या हुआ, इसमें क्या नया कॉपी जो निकल के आया वो स्काई ब्लू और रेड करके आया, मतलब नया चीज आकर के जुड़ गई, और उनकी संतति जो होगी उसमें और कोई वेरिएंट होगा। तो इस तरीके से क्या है, वेरिएशन की प्रक्रिया जो है वह क्लियर कट यहाँ पे चलती रहती है। ए रिप्रोड्यूसिंग cell create 2 DNA copies and additional cellular apparatus, then they separate and the cell divided into 2। मतलब क्या हुआ, एक सेल जो होगा वो दूसरे सेल में डिवाइड होगा। इन ईच प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग सम वेरिएशन आर क्रिएटेड, एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपी विल बी द सिमिलर बट नॉट द आइडेंटिटी। पर होना चाहिए कि जो यहाँ पर ये है वो कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन। मतलब कॉपी तो सिमिलर होगी लेकिन एकदम समान जो होगा वो नहीं होगी, क्योंकि क्या है, उसमें वेरिएशन क्रिएट होगा, किसके माध्यम से, इस डीएनए के माध्यम से। बहुत क्लियर यहाँ पर समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे कि डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है, और यह फोल्डिंग खुला, इसमें न्यू स्ट्रैंड आकर के जो है वो कंबाइन किया, उसके कैरेक्टर थोड़े से डिफरेंट हुए। माता पिता हैं
और उनके संतति है। हम देखते हैं कि कुछ गुण जो है माता के, कुछ गुण जो है पिता के, वो क्या होता है बच्चे में आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे गुण एक साथ नहीं डेवलप होते, क्योंकि उसके संग एक एडिशनल जो डीएनए है वो जो है कंबाइन करता है और वह क्या वेरिएशन को क्रिएट करता है। यह चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। इन large variation occur, the new DNA copy may not be work with the cellular apparatus, so newborn cell will be die। बहुत ज़्यादा यदि कोई वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा तो क्या होता है, वह सेल जो है वो डाई कर जाती है, वह नहीं पैदा हो पाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वेरिएशन कई बार मेडिकल में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि यदि वेरिएशन बहुत ज़्यादा यदि हो जाता है तो क्या नया संतति पैदा होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। वह क्या है, वो सेल डाई हो जाएगी। जब स्मॉल वेरिएशन होता है तो क्या है, उसमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा हमें जो है वो बच्चा जो होगा वो संतति होगी, वो आएगी और उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इफ़ द वेरिएशन आर द माइल्ड सेल आर सर्वाइव्ड। बात समझेंगे ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया तो सेल जो होगा वो क्या होगा, डाई हो जाएगा, वो सेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि स्मॉल वेरिएशन है, माइल्ड वेरिएशन है, तो वो क्या होगा, सर्वाइव करेगा। वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेरिएशन जो है, विभिन्नताएं जो हैं, वह क्या है, वह देखने को प्राप्त होती है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो है, वो इवोल्यूशन के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह देखने को प्राप्त होती है। तो बहुत क्लियर इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम इस बात को समझेंगे कि अब यहां पर कि वेरिएशन कैसे होता है, विभिन्नताएं क्या होती हैं। हमने आपको समझाया कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, हम सब मानव जाति के हैं, सिमिलर हैं, लेकिन हम आइडेंटिकल नहीं हैं। आप खुद क्लास में देखो कि बहुत सारे लोग हैं, आप अपने टीचर्स को देखो, बहुत सारे टीचर हैं, सबकी शक्ल जो है अलग है, और वही क्या है, स्पेसिफिसिटी, मतलब कहते हैं इंडिविजुअल की पहचान होती है। यह ध्यान रहना चाहिए। यह बिल्कुल आप जैसे है सूर्य प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, फिर कोई होगा और कोई पढ़ा रहा होगा, हिंदी कोई और पढ़ा रहा होगा, गणित कोई और पढ़ा रहा होगा, फिजिक्स कोई और पढ़ा रहा होगा। ये सब क्या है, ये सब वेरिएशन के माध्यम से ही क्या है, हमें पता चलता रहता है। तो याद रखेंगे कि जो संतति होती है वह क्या होती है, सिमिलर तो होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है। यह बात क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो क्या है, यह इस बात को क्लियर यहाँ पर समझेंगे कि मान लीजिए कोई है कि पर्टिकुलर निच। अब यहाँ पे एक शब्द आता है निच। निच का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक जो टेम्परेचर का जो होगा उसमें रहने वाले जीव जो होंगे उनमें कुछ न कुछ क्या है, वेरिएशंस दिखाई देती है, उनकी विशेषताएं होती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, निच बोलते हैं। यह बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, निच बोलते हैं। ये देखिए निच। सो रिप्रोडक्शन इज द लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। तो जो उस स्पेसिफिक निच के जो जीव जंतु होंगे उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, उसी प्रकार के गुण आएंगे। अब कैसे वह हम इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर जो रहने वाले जो जीव जंतु होंगे उनके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा होगा। और वो क्या हुआ, क्योंकि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बाल रखते हैं, काफ़ी उनके फैटी होते हैं, वो क्या होता है उसको उससे मेंटेन करते हैं। तो ये क्या है, निच की बात आती है। अब इस निच को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो थर्मल बैक्टीरिया है। अब उस बैक्टीरिया में क्या हुआ, गर्म जो है टेम्परेचर में रहने के लिए वो आदी है, लेकिन अब क्या हुआ, ग्लोबल टेम्परेचर कुछ हाई हुआ, तो हाई होने में देखेंगे कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं वो तो क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से डेथ हो जाएगी उनकी। लेकिन जो वेरिएंट होंगे पिंक कलर की जो दिखा रहे हैं वो क्या होगा, वो हीट रेजिस्टेंट होंगे। मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि हीट रेजिस्टेंट होंगे और जिनके माध्यम से क्या होगा कि वे सरवाइव करेंगे, और वो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बनाते चले जाएंगे, डिवीज़न करते जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो नया एक क्या होगा, वेरिएंट क्रिएट हो जाएगा उस निच में, कि उस
क्षेत्र में कि जो थर्मल जो है बढ़े हुए टेम्परेचर में रहने के योग्य है, ऐसे बैक्टीरिया का जो है यहाँ पर जन्म होगा। अब इसी बात को यहाँ पर इन्होंने समझाया है, इफ ए निच इज द ड्रास्टिकली अल्टरनेट द पीपल population not the suited to that niche is wiped out, individual having the variation may be survived. Example, consider the bacterial population in the temperature water. If the water temperature is increased, the global warming was the most bacteria die, but the few variants, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो पिंक वाला है उसी को, but the few variants resistant to the heat survive. Variation is the useful for the survival of the species in the over time. बहुत क्लियर होना चाहिए कि यदि कहीं पर कोई परिस्थिति ऐसी हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वहाँ पर बैक्टीरिया जो थे नॉर्मल बैक्टीरिया किल हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ रेजिस्टेंट जो होंगे, वेरिएंट हो, हीट रेजिस्टेंट होंगे, वो बच जाएंगे और फिर वो बच करके क्या होगा, अपनी संख्या को प्रोड्यूस करेंगे और क्या हो जाएगा, उनकी भरमार हो जाएगी और वह निच वह सर्वाइव करेंगे और अपनी स्पीसीज़ को बनाए रखेंगे। यह चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। वेरिएशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, इकोलॉजिकल निच जो होती हैं उसमें जो स्पीसीज़ होती है वह सर्वाइव करती है। यह बहुत ही क्लियर एक बिंदु होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी, जो वेरिएशन हमने समझाया, तो याद रखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वह बेसिकली जो है 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्लियर यहां होने चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट्स जो हैं, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या है, वो स्वयं जो है एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो रिप्रोड्यूस होकर के अपनी संतति पैदा कर देगा। तो यह सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में। सेक्सुअल में पेरेंट्स जो होते हैं वो 2 होने चाहिए, जैसे माता और पिता। मतलब क्या है, 2 स्ट्रेनों का पॉजिटिव निगेटिव होंगे तभी जा मेल फीमेल होंगे तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि नर और मादा मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़े। वह इंडिविजुअल खुद कैपेबल होता है अपनी संतति को पैदा करने के लिए। यह एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से जो है रिप्रोडक्शन के मेथड हैं, इसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हम आपको क्लियर यहाँ पर करना चाहेंगे कि यह है फिजन। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है, रिजनरेशन। चौथा क्या है, बडिंग। पांचवा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड छठा लास्ट जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हो जाना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुल जो है 6 मेथड से जो है वो कंप्लीट होते हैं। इन बात को एकदम क्लियर पिक्चर अपने मन में रखना है। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, यह जो है प्रक्रियाएं हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको समझाई वह क्लियर यहाँ पे समझनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ द न्यू जनरेशन फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि सिंगल इंडिविजुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल के माध्यम से यदि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने आपको बता दिया कि 6 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो फिशन है। तो अब फिशन को यहाँ पे समझने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के अंदर, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो फिजन में, वह क्या है, बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब यहाँ पर बहुत क्लियर समझना है कि अमीबा है। अमीबा में क्या होगा, पहले क्या होगा, थोड़ा सा ग्रुप्स बनेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म जो होंगे वो क्या होगा, वो डिवाइड होना शुरू होगा। ये ग्रुप्स थोड़े के तहत और बड़े होते जाएंगे और फिर क्या होगा, ये टूट करके जो है वो 2 भागों में बदल जाएगा, 2 भागों में हो जाएगा। तो उसको हम
कहेंगे कि ये जो एक से क्या है, यहाँ पर एक था, यहाँ पर फिर एक था, यहाँ पर एक था, और ये क्या हुआ, जो ग्रुप्स ज़्यादा यहाँ पे देखिए हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, ये दो भागों में टूट करके अलग हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्लियर हो गई बात? बाइनरी फिजन वह प्रक्रिया है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस का जो है विभाजन होगा, साथ में साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, और कोशिका जो होगी वो एक से क्या होगा, दो में टूट जाएगी। एक ये क्या हो गया, दो में ये बन गए। क्लियर हो गई बात? मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये क्या बाइनरी फिजन जो है अमीबा में देखने को मिला। इसी तरीके से बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। लेशमानिया क्या होता है, काला जार रोग करने का जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कौन सा, ये लेशमानिया। लेशमानिया में भी देखा जाता है कि एक लेशमानिया है, फिर ये क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस था, फिर क्या हुआ, धीरे से क्या हुआ, दो में हुआ, और दो से क्या हुआ, टूट गया, और फिर ये क्या बाइफरकेट हुआ, बाइफरकेट होकर के क्या हुआ, एक से ये दो बना दिया। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये दो बन गए, और दो बन करके यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, यहाँ एक न्यूक्लियस था, ये में दो न्यूक्लियस का प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए, और यहाँ पर आकर के ये बाइफरकेट होना शुरू हुआ, और ये क्या हुआ, दो लेशमानिया जो है बना करके व्यवस्थित हो गया। तो यह भी क्या है, बाइनरी फिजन इन द लेशमानिया। एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी का है, इसको आप समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, चित्र को ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। अब इसी क्रम में यहां पर देख रहे हैं, फिजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया बाइनरी फिजन हो गया, दूसरा क्या हो गया, मल्टीपल फिजन इन द प्लाज्मोडियम। ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और यह प्रोटोजोअन होता है, और इसमें क्या है, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और साथ में देखा जाता है कि यह मल्टीपल फिजन जो है वो को शो करता है। एक कोशिका जो थी वो कितनी ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण कर दिया और ढेर सारी चीज बना दिया। यह क्या है, यह जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं, वो आपका मल्टीपल फिजन कहते हैं। इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू द फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। क्लियर हो गई बात, न्यू इंडिविजुअल बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, यहाँ न्यू इंडिविजुअल, यहाँ न्यू इंडिविजुअल, यहाँ न्यू इंडिविजुअल, और यहाँ पर भी ढेर सारे बन रहे हैं। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के माध्यम से जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यह बात ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फिजन है इन दिस पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। अब क्या हुआ, ये पेरेंट सेल था, अब ये क्या हुआ, पेरेंट सेल था, यहाँ पर पेरेंट सेल था, अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे विभाजन हुआ, विभाजन होकर के टू डॉटर सेल जो है वो बना दिया। ठीक है ना, टू डॉटर सेल इसमें क्लियर हो गया, यहाँ पे बना दिया। इन अमीबा बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन एनी प्लेन यूनिसेलुलर। Some unicellular organisms have the complex body organization. लेशमानिया कॉज ऑफ, मैंने भी बताया था, कालाजार जो है वो हैव ए वाइप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक चाबुक लाइक के स्ट्रक्चर होता है। हियर द बाइनरी फिजन अकर इन द रिलेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब कैसे, देखिए यहाँ पर क्लियर जो है वो स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, कैसे एक न्यूक्लियस था, दो न्यूक्लियस में ये क्या हुआ, टूट के अलग हो गया, यहाँ से डिवीजन शुरू हुआ, और ये क्या हुआ, टूट करके क्या हुआ, दो बना दिया। तो यह क्लियर हो जाना चाहिए कि पेरेंट जो है, एक पेरेंट सेल जो है वह क्या है, वह दो को क्या है, निर्माण कर रहा है, किसमें, बाइनरी फिजन के अंतर्गत। और ठीक इसी तरीके से मल्टीपल फिजन के अंतर्गत देखा जाता है, इन द सम सिंगल सेल ऑर्गेनाइज डिवाइड इनटू द मेनी डॉटर सेल्स। और यह क्या है, प्लाज्मोडिया, प्लाज्मोडियम में दिखाया था, जो मलेरिया पैरासाइट जो मैंने आपको सिखाया था, कि मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं उनके में यह प्रक्रिया देखने को प्राप्त होती है कि यह जो है मल्टीपल फिजन के द्वारा ये जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, और इनकी संख्या इस तरीके से बनती है। तो यह बात क्लियर यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है बाइनरी फिजन, जो फिजन की प्रक्रिया के बाद क्या है, सेकेंड जो टॉपिक है वह क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन जो है वह क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टूटना। कोई एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूट गया, इस पार्ट ने भी अलग बना लिया, इस पार्ट ने भी अलग बना लिया, तो क्या हो जाएगा, एक पेरेंट से दो जो है डॉटर
का मतलब एक दो संतति का जो है वो निर्माण हो जाएगा। इसका सबसे एग्जाम्पल जो है स्पाइरोगाइरा में देखा जाता है कि स्पाइरोगाइरा के अंदर क्या है, ग्रीन फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, पॉन्ड और लेक में पाया जाता है। यदि ये टूटा, यदि मान लीजिए जैसे ये स्पाइरोगाइरा है, यह दो भागों में टूट गया, एक भाग ये एक भाग ये, तो ये भाग क्या होगा, पूरा बना देगा, यहाँ से पूरा बना देगा, और ये क्या होगा, ये पूरा बना देगा और ये पूरा बना देगा। तो एक पेरेंट से क्या होगा, दो का निर्माण हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूट जाना। जब टूटेगा कोई दुर्घटना में, कोई इस तरीके से टूट गया, तो वो अपने दो पार्ट जो होंगे वो अलग अलग इंडिविजुअल्स बना देंगे। यह प्रक्रिया बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए और इसको ध्यान रखना है कि जो स्पाइरोगाइरा है वह क्या है, उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि वह जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, उसके दो पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर समझेंगे। अब यहां पर देखेंगे एसेक्सुअल का जो है तीसरा जो प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन इसको बोलते हैं। और यह रीजनरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, प्लेनेरिया का दिया हुआ। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक जीव है। इस जीव में क्या देखा जाता है कि यदि मान लीजिए प्लेनेरिया है और इसको क्या है, तीन भागों में तोड़ दिया गया, यहाँ से, तो ये क्या हुआ, तीन भागों में टूट गया। यह तीनों भाग रिजनरेट करके क्या करेंगे कि तीन जो हैं वह प्लेनेरिया का निर्माण करेंगे। देखिए अपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बना लिया और उसने क्या हुआ, नया बना लिया प्लेनेरिया। बीच वाला पोर्शन क्या हुआ, इधर का बना लिया और साथ में इधर भी बना लिया, तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन बना दिया। और ये जो था, ये टेल वाला पोर्शन था, उसने आगे का पोर्शन बना लिया और ये क्या हुआ, ये बना लिया। तो ये तीन प्लेनेरिया जो है वो बन करके तैयार हो गई। तो इस तरीके से याद रखेंगे, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज प्लेनेरिया इन द एनसीईआरटी बुक। क्लियर हो गई बात। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। और साथ में एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इस चैनल पर जो व्यूअर्स आज नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में इस रिप्रोडक्शन की जो वीडियो है, जो बहुत अच्छी वीडियो है, इसको क्या है, सभी को भेजेंगे, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और शेयर करेंगे। और बायोलॉजी को जो हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब रिजनरेशन पावर जो है, रिजनरेशन जो है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रा में देखते हैं। हाइड्रा जो है, रिजनरेशन इन हाइड्रा, यदि हाइड्रा है, ये हाइड्रा था पेरेंटल हाइड्रा, इसको दो भाग में तोड़ दिया गया। अब देखा गया कि ये वाला पोर्शन जो था नीचे वाला, उसने ये बना लिया और ये वाला पोर्शन ये बना लिया, और इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन बन गया। तो इससे क्या होगा, दो जो है बन गए हाइड्रा, और ये क्या है, इस तरीके से एक और एक ये बन गए। तो याद रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिजनरेशन जो है, इन दिस a differentiate organism is cut into the many pieces and they grow into the separate individual, example hydra and planaria. This is the definition of regeneration. Clear हो गई बात। In this differentiated organism is cut into the many pieces and they grow into the separate individual. क्या है, this is called regeneration. During regeneration, some specialized cell proliferate to the form a cell mass. From this, different cells undergo the different development to the form various cell type and tissue. यह क्या है, रिजनरेशन की प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे, रिजनरेशन के लिए मोस्ट जो थिंग्स है वह क्या है, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में देखने को मिलता है, जिसको कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो जो भी पोर्शन यदि कट होगा वो अपना दूसरा पोर्शन जो है बना करके अपने आप को एक से दो में वो बना लेगा और आगे इसको बढ़ाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक जो चल रहा है वह क्या है, वह है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, मुकुल, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन।
बडिंग का मतलब है कोई भी चीज़ ऐसे उभर करके आ जाए। हम अपने शरीर पर भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं, वो ये एक छोटे से समझ लें वो मुकुल के तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यह सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो बडिंग का दिखाया था वो ईस्ट में दिखाया जाता है। अब ईस्ट दिखाया जाता है, आपको पता है ना ईस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? बेकरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोग कहते हैं ना कि जलेबी जो बनती है वो किस तरीके से उसके अंदर जो है गोल गोल होती है और उसमें रस भरा होता है, वो भी क्या इसी के कारण होता है, ईस्ट के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे ईस्ट में किस प्रकार से यह जो प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि यह जो ईस्ट है इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, एक छोटा सा भाग यहाँ पर निकलेगा और छोटा सा भाग इस तरीके से निकल करके फिर ये क्या होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा और कम होगा, थोड़ा सा और कम होगा और क्या होगा, ये बड बना लेगा और यह बड जो होगा वो क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल ये बन जाएगा, एक इंडिविजुअल ये बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, बडिंग इन द ईस्ट। इन दिस a new organism of the developed from a small part of the parent body yeast हाइड्रा। अब इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है, हाइड्रा में है। हाइड्रा जो है ये हाइड्रा है, इसके टेंटिकल्स हैं और ये माउथ पोर्शन है। यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा यहाँ पे नन्हा सा बड बना, ये बड बना और बड बन करके क्या होगा, ये पूरा हाइड्रा बन करके यहाँ पे रेडी हो गया और यहाँ से ये कट हो जाएगा। तो ये एक से क्या होगा, दो हाइड्रा में ये परिवर्तित हो जाएंगे। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। आपकी एक्टिविटी में सीबीएसई में एक्टिविटी दी हुई है, याद रखेंगे कि यह क्या है कि डिजॉल्व अबाउट द 10 ग्राम ऑफ द शुगर 100 ml वाटर, और उसमें क्या करते हैं 20 ml जो है वो सोल्यूशन लेकर के ईस्ट ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं और डालने के बाद उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं हल्के से गर्म वातावरण में। और उसके बाद स्लाइड पे लगा करके जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें यह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यह एक्टिविटीज़ है बडिंग इन द ईस्ट को एनसीईआरटी में देखा गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर हम समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट जो इसके बाद जो है बडिंग है, बडिंग को यहाँ पर और क्लियरिफाई करके दिखाया है कि इसके बडिंग को और क्लियरिफाई किया है। बडिंग इन हाइड्रा को यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको सिखाया था कि इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा छोटा सा, और छोटा सा बनने के बाद क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये फिर एक हाइड्रा बनेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, ये 1 से 2 में बदल जाएगा। इसी तरीके से ईस्ट में था एक सेल, 1 से 2, 2 से क्या हुआ, ये इस तरीके से डेवलप होकर के क्या 2 बना देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। और बडिंग में क्या है, यह हाइड्रा और ईस्ट के अंदर जो है यह चीज देखने को प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर नेक्स्ट जो आएगा वह क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझना, क्योंकि बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट और बहुत सारे जो है सब्जियां, बहुत सारे फूल, बहुत सारे जो हैं चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से गन्ना है, शुगर केन है, वह सब क्या है, यह जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे और इसको समझेंगे। अब एक बात समझेंगे कि जो हमारा ये क्या है, आलू दिखाई दे रहा, आलू क्या है, पोटैटो। पोटैटो क्या है, स्टेम है। अब एक बात कह रहे हो, स्टेम की क्या परिभाषा होती है, कि वह परिभाषा यह है कि जहां पर नोड और इंटर नोड पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वह स्टेम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। when the node and internode found in the portion, this is called the stem। अब क्या है, यहां पर जो आंखें होती हैं वो क्या है, नोड कहलाती, क्या कहलाती हैं, नोड कहलाती हैं। और जो दो आंखों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो क्या है, आलू जो है वो क्या है, स्टेम है। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि यह जो है अब यहां पर कि यह आलू है, आलू में जो है वह देखा जाता है कि जो भी ग्रोथ हो गया, कई लोगों को यहाँ पता होगा कि जब हम आलू को की बुआई करते हैं, उसको खेती करते हैं, तो आइस से काट करके
हम ये पोर्शन को क्या है खेत में बो देते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हर नोड वाली जगह से क्या होगा, नया एक आलू का पौधा निकलेगा और वो क्या है, वो ढेर सारे आलू को बनाएगा। In this plant part, like root, stem and the leaf develop into the new plants under the appropriate condition। एक निर्धारित कंडीशन के अंतर्गत जब क्या होता है, रूट है, स्टेम है, लीव है, वह क्या है, उनके अंदर से जो कटिंग करके भी हम लगा देते हैं तो क्या है, एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। वह पौधा, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। स्टेम को काट के लगा दिया, रूट को काट के लगा दिया, लीफ को लगा दिया और क्या हुआ, नया पौधा डेवलप हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका जो देखा जाता है वह क्या है, वह आलू है, पोटैटो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको लीफ के लिए, ये रूट के लिए दिखा दिया यहाँ पर, और ये क्या है, यह जो दिखाया जाता है यहाँ पर कि रूट के लिए, और ये क्या है, लीफ के लिए। ये क्या है, लीफ के लिए क्या हो गया, ब्रायोफिल्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, लीफ नॉच होती है, लीफ नॉच होती है। और यहाँ से क्या होता है, यदि हमने ब्रायोफिल्म की पत्ती को, ब्रायोफिल्म की पत्ती क्या है, पत्थर चट्टा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। और याद रखेंगे यह क्या, ब्रायोफिल्म जो है, जब किसी व्यक्ति को स्टोन हो जाता है, जिसको किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो जो इसको मेडिसिन दी जाती है वह इसी पौधे से दी जाती है, ब्रायोफिल्म से, पत्थर चट्टा से। तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें क्या है, पौधे जो हैं वहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो यह भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहाँ पर क्या है, यह देखने को मिलता है कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, और साथ में जो है हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, कहीं पे भी इसको लगा देंगे तो क्या होगा, नया पौधा जो है डेवलप हो जाएगा। और यह ब्रायोफिल्म का पौधा है जिसमें कि पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्रिएट होता है। अब यहाँ पर है कि बहुत सारे जो है एडवांटेजेस क्या हैं, इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है, इस बात को समझेंगे कि कोई भी यदि मान लो है पौधा, तो उसमें शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर पर्पस से जो है हम इसको क्या है कि हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा गन्ने की खेती करने में, गन्ने की भी क्या है, कट्स करके उसकी डंडियाँ लगाई जाती हैं और फिर वो बड़ा गन्ने में जो है परिवर्तित होता है। रोज़ का है, जब हम कलम लगाते हैं गुलाब का, वह भी क्या है, यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ग्रेप्स में क्या है, वो भी हम क्या है उसको मैनेज करते हैं। और एग्रीकल्चर पर्पस से जब हम यूज़ करते हैं तो यह सारी चीज़ की एडवांटेज में आती हैं। प्लांट रेज्ड बाई दिस मेथड कैन बियर द फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर दोज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। तो क्या हुआ, सीड से क्या है जल्दी होता है, और साथ में क्या है कि इसकी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप से देखा जाता है कि यह एडवांटेज के अंतर आता है। और बहुत से ऐसे हैं, सीडलेस प्रोजेनी कैन बी द प्रोड्यूस्ड, एग्जाम्पल बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन। यह क्या है, यह जो है जो सीडलेस प्रोजेनी होती है इनकी जो है प्रोड्यूस होती है। तो यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यह जो है जेनेटिकली जो है वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, यह बात ध्यान रहे। गन्ने का पौधा है, वो उसके सारे गुण जो होंगे वो अपने पेरेंट्स से मिलते हुए होंगे। रोज़ का पौधा है, उसके होंगे। पोटैटो का पौधा है, उसको में भी देखा जाएगा कि वह जो है एकदम एक जैसा होगा। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए, जेनेटिकली जो है सिमिलर होते हैं, यहाँ पर यह ध्यान रहे। नेक्स्ट, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर पोटैटो ट्यूबर हैज़ द बड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये देख रहे हैं, देखते हैं आलू जो है रखा रहता है घर में, किचन में, तो क्या होता है उसके अंदर से इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या है, जो नोड वाला पोर्शन है वहाँ से जर्मिनेशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। अब यह क्या है, यह पोटैटो ट्यूबर हो गया। अब ये इस तरीके से ये ब्रायोफिल्म हो गया, लीफ ऑफ द ब्रायोफिल्म विद द लीफ ऑफ द ब्रायोफिल्म हैं विद द बड्स। यहाँ पर देखिए जो लीफ नॉचेज हैं उसके माध्यम से क्या है, नया पौधा जो है डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रायोफिल्म प्रोड्यूस द नॉचेस। ये है क्या, नॉचेस जो मैंने बोल रहा था, लीफ मार्जिन से जो होता है वो क्या है, वो फॉल करते हैं और नया पौधा जो है वो डेवलप कर देते हैं। पोटैटोज़ में नोडल पोर्शन से जो है निकाल करके जब हम मैनेज करते हैं इन मेनी प्लांट्स। अब देखते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि मनी प्लांट है।
अब मनी प्लांट है, इसको भी क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से हम करते हैं। आप क्या है कोई भी डंडी ले लीजिए, उसमें एक पत्ती हो या दो पत्ती हो, उसको क्या है बॉटल में रख करके पानी के अंदर लगा दीजिएगा तो दिखेगा कि नया पौधा जो है वो डेवलप हो जाएगा। उस स्टेम में एक लीफ कम से कम होनी चाहिए, वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कहता है बहुत ही अच्छा उदाहरण है और उसको हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो मनी प्लांट है, चाहे वो आपका स्टेम आलू है, चाहे वो जिंजर होगा, चाहे वो ब्रायोफिल्लम होगा, चाहे वो कोई भी इस तरीके से पौधा है, वह क्या है वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से क्या है उसकी चीज़ें होती है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में यह देखा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से जो पौधे होते हैं वह क्या होता है पैरेंटल जो होते हैं वो उससे एकदम सिमिलर होते हैं, उनके गुण जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। इन बात को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं मनी प्लांट है। मनी प्लांट है तो मनी प्लांट का क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने आपको बता दिया कि यह जो प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर थ्रू द स्टेम कटिंग विद द लीस्ट वन लीफ, जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण करे और उससे क्या होगा नया पौधा जो है डेवलप होने लगता है। इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, उसको हम क्लियर करना चाहेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पर कि यह जो है कट सम पीसेस ऑफ द मनी प्लांट सच ए दे कंटेन द लीस्ट वन लीफ एंड कट आउट सम अदर द पोर्शन बिटवीन टू लीव्स, डिप वन एंड द पीस इन द वाटर। जो मैंने आपको बताया किसी भी बॉटल के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कुछ दिन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि वह मनी प्लांट का पौधा जो है वह नया पौधे में डेवलप हो जाएगा। तो यह क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और इसको हम देख रहे हैं किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो है लास्ट जो चीज़ आती है वो क्या है वह दिखाया जाता है कि टिश्यू कल्चर। ध्यान रखेंगे टिश्यू कल्चर एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसके माध्यम से हम किसी भी पौधे को जनजाति को हम बचा भी सकते हैं और साथ में उससे बहुत अच्छे अच्छे हम जो है प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या इट इज़ ए मेथड ग्रोइंग अकर द सेल फ्रॉम द प्लांट आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है ना, आर्टिफिशियल सेल आर डिवाइडेड इन रैपिडली फॉर्म द कैलस। क्या होता है इसमें क्या जो बॉटेट्रिक सेल्स जो होती हैं वह क्या होती है वह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, हाँ 256 ऐसे लगातार डिवाइड करके एक क्या होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैलस बोलते हैं। वही जो है इस जगह फॉर्म द कैलस ग्रुप ऑफ द सेल। It is transferred into the another medium contain the hormone to the growth and the differentiate then the plantlets placed to the soil। अब क्या हुआ मान लीजिए क्या हुआ कि कोई एक बहुत अच्छा पौधा जो है वो क्या है वह गुलाब का वो देखने को प्राप्त हुआ अमेरिका में। मेरा मन हुआ कि हम उसको इंडिया में लेकर के आएँ। अब इंडिया में लेकर के आएंगे तो किस तरीके से लेकर के आएंगे तो मालूम चला कि क्या है कि हम चाहेंगे तो 2-4 पौधे ला सकते हैं, लेकिन यदि हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से लेके आएंगे तो वहाँ पर क्या है हम इसको जर्मिनेट कराएंगे कि मीडियम लेकर के उसमें एक सेल डाल देंगे। सेल जो है माइटोटिक डिवीज़न करेगा और उसमें कैलस फॉर्म हो जाएगा। कैलस फॉर्म होने का उसको टेस्ट ट्यूब में रख करके एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर कम से कम 200-300 बॉक्स के अंदर 300-400 पौधे जो है हम अमेरिका से लेकर इंडिया आएंगे और उसको हम प्लांट करेंगे और वो क्या होगा पौधा जो है जर्मिनेट करेगा और वो क्या होगा हमें उस प्रजाति का जो है पौधा यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकता है। Thus the many plant can be grow disease free condition. This technique is commonly used for the ornamental plant। साथ में यह भी देखा जाता है कि यह जो पौधे की जो यह टेक्निक जो है टिश्यू कल्चर की उसमें सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि जो भी पौधा होगा उसमें क्या है डिजीज़ फ्री करने की भी कैपेसिटी होती है और साथ में देखा जाता है कि यह पौधा जो है बहुत आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। तो यह जो है टिश्यू कल्चर के बारे में है। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हुआ ऊतक संवर्धन।
कहीं से किसी प्लांट का छोटा सा पार्ट लेकर के उसको किसी आर्टिफिशियल मीडियम में रख करके और उसमें क्या है माइटोटिक डिवीज़न कराना, और डिवीज़न कराने के बाद कैलस का फॉर्म होना, और कैलस के बाद एक ऐसे मीडियम में ले जाना जहाँ पर हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इत्यादि दे करके एक छोटा सा नन्हा सा पौधा डेवलप कर लेना, और उस पौधे को क्या है फिर ट्रांसप्लांट कराना। यह प्रक्रिया कहलाती है टिश्यू कल्चर। किसी भी पौधे के टिश्यू को लेकर के उसको डेवलप कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। यह एकदम क्लियर समझ करके रखेंगे। इसका विस्तृत रूप जो है आगे में बीएससी एमएससी में आता है, लेकिन यहाँ पर केवल इतना समझेंगे कि टिश्यू कल्चर वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पौधे के टिश्यू को लेकर के आर्टिफिशियल मीडियम में रख करके ग्रोथ हार्मोन और केमिकल के माध्यम से उसको डेवलप करना, और उससे क्या है नया पौधे का जर्मिनेट करना, नया पौधा डेवलप करना, क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। यह बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, छठा जो है सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ये सेक्सुअल विधि की सबसे बड़ी वो चीज़ है कि यह फंगस के अंदर पाई जाती है, घरों में भी पाई जाती है। हम देखते हैं कि यदि कोई ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए और उसमें पानी थोड़ा सा डाल करके टिफ़िन के अंदर बंद करके 5 दिन रख दीजिए अपने किचन में, तो देखते हैं कि उस पर फफूंदी ग्रोथ हो जाती है, वह चीज़ डेवलप हो जाती है। कुछ दिन और छूट जाएगी तो क्या होता है, काली हो जाती है। तो क्या होता है, यह जो इस पर स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, यह ब्लैक कलर के स्पोर होते हैं, वह जो है डेवलप हो जाते हैं, और यह जो है बस्ट करके हवा में फैलते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि आप देखिए आटा होगा, कोई भी चीज़ होगी, उस पर क्या फफूंद यदि डेवलप हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल जो है में रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है। और यह जो प्रक्रिया है इसमें जो यह स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। तो इट इज़ द प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म लाइक द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। मैंने बोला ना, राइजोपस जो होता है ऑब्जर्व, और किसी भी उसको ब्रेड को लेकर के कूल मॉइस्ट प्लेस पे रख देंगे तो क्या होगा, उसमें क्या है फफूंद बन जाती है, और वो 1 वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ए लेयर ऑफ द वाइट मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज सीन इन द स्लाइड, इट इज़ द हाइफी ऑफ द राइजोपस। मतलब जो राइजोपस है उसके अंदर जो हाइफी होती तंतुएं होती हैं वह क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। हाइफी इंक्लूड द सम bulb like structure, stick structure, they are involved in the reproduction, they blobs स्पोरेंजिया, इसको क्या कहते हैं, इसी चीज़ को कि स्पोर होता है, स्पोर जहाँ पे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया होता है, और वह स्पोरेंजिया जो है वह न्यू राइजोपस, जो स्पोर एक एक स्पोर होंगे वो न्यू राइजोपस को डेवलप करने में सक्षम होते हैं। स्पोर आर कन्वर्टेड इनटू थिक वॉल प्रोटेक्टेड फॉर द अंटिल दे कम कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस कैन बी द ग्रो। तो याद रखेंगे जितने भी स्पोर होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे क्या होता है, बहुत ठंड पड़ने लगती तो हम लोग के ऊपर कवर होता था ना, बनियाइन पहनेंगे, फिर शर्ट पहनेंगे, फिर हाफ स्वेटर पहनेंगे, फिर उसके ऊपर जैकेट पहन लेंगे, जिससे कि क्या है कि हम इन्वायरमेंट से बचे रहें। ठीक इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं उनमें भी यह चीज़ देखी जाती है कि उनके ऊपर एक स्पेशल कोट हो जाता है। कोट मतलब एक कवरिंग हो जाती है जिससे कि वो सुरक्षित बने रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, मॉइस्ट प्लेस मिला, टेम्परेचर सही बैठा, वैसे ही क्या होगा, वो कोट हटता है और वो फिर वो डेवलप होना प्रारंभ हो जाते हैं। आप देखिए कितना भी आप कर लीजिए, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कैसे आटा है, आप आटा गूंद करके टिफ़िन में रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद क्या होगा, फफूंद निकल आई, क्योंकि हवा के अंदर भी क्या है ये स्पोर मौजूद हैं, और वो क्या फेवरेबल कंडीशन मिलते ही क्या है ग्रो करते हैं, और वो राइजोपस जो है वो डेवलप होता है। तो फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई भी क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म काफ़ी है, यहाँ पे मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कोई भी जो है वो स्पोर से हो सकता है, फिजन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, रिजनरेशन के द्वारा हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हो सकता है। बहुत सारे मेथड हैं जिसके माध्यम से क्या है यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह उसमें स्पोर फॉर्मेशन की बात आई। अब इसके अंतर्गत ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। वो भी क्या है, मैन
जो है वह दिखाया जाएगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। वह क्या है, सेकंड पार्ट में ले जा रहा हूँ, क्योंकि यह स्लाइड जो है, यह वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो होगा वह ह्यूमन रिप्रोडक्शन का होगा। और इसमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है आपके CBSE में, इन बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, साथ में क्या है कि यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास क्या है, बहुत स्टडी मटेरियल मौजूद है। माइंड बूस्टर ने जो है वह उसने अपना डेवलप किया हुआ है, बहुत सारा ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे। तो आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर का यूज़ करके अपना नाम, स्कूल का नाम, शहर का नाम लिख करके यदि मुझे भेजते हैं तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा और आप क्या है वहाँ से अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं और आप क्या है आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मेरी लाइव क्लासेस जो होती हैं, इसके लिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को जो है वो आप बोलें कि क्या है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और हम बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज पुनः एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कहता है आप लोग को। जय भारत, जय देश।